नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज फाइनेंशियल प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण स्टेप के बारे में आपको बताऊंगा। वह है कि हर आदमी का अपने जीवन में मकान बनाने का सपना होता है और फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से भी हर व्यक्ति को एक अपने रहने के लिए घर बनाना चाहिए, ताकि वो बाहर किराया और इत्यादि पे बेकार में अपना धन निवेश न करें, बजाय कि तो चलो दोस्तों, मकान के बारे में मैं आज आपको कई चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। यदि आपने मकान का बनाने का डिसीजन लेना है, या प्लॉट पर मकान बनाना है, या बिल्डअप हाउस लेना है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। दोस्तों, पिछले 30 सालों में मकान बनाने के लिए काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया है। पहले जब 30 साल पहले लोग मकान हमेशा रिटायरमेंट के टाइम पर बनाते थे, सारे जीवन अपना धन संचय करते थे, अपना प्रोविडेंट फंड वगैरह इकट्ठा करते थे, और उसके बाद रिटायरमेंट के टाइम पे जितना भी धन होता था उस हिसाब से अपना मकान बनाते थे, और जहाँ पर भी फाइनली सेटल होना था वो वहाँ मकान बनाते थे। लेकिन पिछले 30 सालों में यह ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया, और अब आज का युवा अपने जीवन काल के शुरू में ही जब नौकरी लगती है या अपना काम शुरू करता है तो उसी वक्त मकान बनाना पसंद करता है, और अपनी मनपसंद आज का युवा अपने मनपसंद का मकान क्यों बना रहा है, उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि 1990 के बाद भारत में निजी बैंक और विदेशी बैंकों ने हाउसिंग लोन या कार लोन या पर्सनल लोन, अन्य कई किस्म के लोन लोगों को व्यक्तिगत तौर पर देना शुरू कर किए। उससे पहले राष्ट्रीयकृत बैंक केवल इंडस्ट्री को या एग्रीकल्चर सेक्टर में ही प्रायोरिटी सेक्टर के हिसाब से लोन देते थे, और बड़ी इंडस्ट्रीज़ को लोन देते थे। व्यक्तिगत लोन काफ़ी कम लोगों को देते थे। लेकिन 1990 के बाद यह ट्रेंड चेंज हो गया, और प्राइवेट बैंक और विदेशी बैंकों ने बड़ी ब्याज की दरों पर लोगों को मकान के लिए, कार के लिए और व्यक्तिगत पर्सनल लोन देने शुरू किए हैं। ज़्यादा ब्याज दर होने की वजह से लोग हाउसिंग लोन वगैरह कम ही लेते थे। लेकिन जब जब सन 2000 के आसपास राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भी व्यक्तिगत ऋण, कार लोन और हाउसिंग लोन देने शुरू किए, और जब सरकारी बैंक इस क्षेत्र में अपने लोनिंग शुरू किया तो उन्होंने एक सस्ते ब्याज दर पर लोगों को ऋण देना शुरू किया। आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छी सैलरी और बोनस के मिलने से लोगों ने अच्छे अच्छे मकान बनाने शुरू किए, और बड़े बड़े लोन लेकर के बैंकों से युवा वर्ग ने बड़े अपनी मनपसंद के मकान अपने 30-35 साल की एज में ही बनाना शुरू कर दिए। इसके अलावा चौथा महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस दौरान सरकार ने अपने रियल्टी पॉलिसी में भी काफ़ी बदलाव किया, और बिल्डर्स को प्रमोट करने के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को कहा कि आप बिल्डर्स को ज़मीन अलॉट करिएगा, उनको मकान बनाने के लिए, अच्छे अच्छे मकान बनाने के लिए बड़े बड़े प्लॉट अलॉट करिए, और उनको अच्छी शर्तों पर या कम पैसा जमा करा करके 10-20% जमा करा करके ही प्लॉट अलॉट कर दीजिएगा, ताकि वो अच्छे घर बना करके लोगों को
घरों की ज़रूरत को पूरा करें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिल्डर्स भी काफ़ी बढ़ चढ़ के सामने आने शुरू हुए। पांचवा कारण यह है कि सरकार द्वारा इनकम टैक्स में काफ़ी छूट दे दी गई ताकि लोग अच्छे अच्छे मकानों के लिए अच्छा खासा ऋण ले करके, बैंकों से ऋण ले करके मकान बनाएं और बिल्डर्स से अच्छे मकान खरीदें या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू मकान बनवाएं। तो मकान बनाने के लिए ऋण में काफ़ी छूट दी गई, ऋण की वापसी में भी छूट दी गई, उनको मैं अलग से डिस्कस करूँगा। छठा महत्वपूर्ण कारण यह है कि जैसे ही बिल्डर्स को यह लगा कि लोगों की मकान की डिमांड बढ़ रही है तो उन्होंने अच्छे अच्छे मकान बनाने शुरू किए और लोगों के ज़रूरतों के मुताबिक उनको मकान बना करके देने शुरू किए। अब हम बात करेंगे कि युवावस्था में मकान बनाने के क्या लाभ हैं। युवावस्था में यदि कोई भी व्यक्ति मकान बनाता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भाग दौड़ जवान आदमी कर सकता है वो रिटायरमेंट के बाद वो व्यक्ति उतनी भाग दौड़ नहीं कर सकता। मकान बनाने के लिए काफ़ी परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी भाग दौड़ की ज़रूरत पड़ती है। वो सब चीज़ें जवान आदमी आसानी से कर सकता है बजाय कि किसी बुजुर्ग आदमी के रिटायरमेंट के बाद। दूसरा यह है कि युवा शक्ति कोई भी जल्दी से ऋण लेकर के मकान बना लेता है तो उसमें कई किस्म की करों की छूट मिलती हैं जो कि वो अपने पूरे नौकरी के दौरान या अपने जब तक कार्य करता है तब तक उसको रिपे कर देगा और रिटायरमेंट के बाद वो एक अपनी खुशहाल ज़िंदगी जिएगा बजाय कि उस टाइम कोई मकान बनाने के। तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि सर्विस के शुरू में ही मकान बना लेता है तो उसको पूरे सर्विस के दौरान किराए पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कहीं बाहर किराया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने का किराया देता है उतने का वो बैंक की किस्त वापस करके अपना बुढ़ापे में मकान मालिक बन जाएगा। चौथा कारण यह है कि यदि कोई युवा शुरू में ही अपना मकान बना लेता है तो उसको महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ती और वो अपने जवानी के दिनों में ही सस्ते दर पर मकान बना लेगा बजाय कि 30 साल बाद यदि कोई भी व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद मकान बनाता है तो उस टाइम उसको काफ़ी पूंजी की ज़रूरत होगी, काफ़ी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी जो कि आज की डेट में जितना उसने खर्च किया उसके कई गुना उसको उस टाइम खर्च करना पड़ेगा। पांचवा और एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि कोई भी व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है तो वो अपने सर्विस के दौरान या अपने इनकम अर्निंग के दौरान ही उसको वापस कर देगा और जिस टाइम वो रिटायर होता है तो उस टाइम वो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करेगा, अपना पेंशन का और कई चीज़ों का ध्यान रखेगा। तो आज एक मकान बनाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह भी है कि आज की डेट में ज़्यादातर नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में ही हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो भी व्यक्ति नौकरी के दौरान जो कुछ कमाता है वही उसका बुढ़ापे के लिए भी वो कॉर्पस बना करके चलता है। यदि वो मकान शुरू में बना लेता है तो वो फिर रिटायरमेंट के बाद के खर्चों के लिए अन्य कॉर्पस बना सकता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा लाभ है। अब आता है कि मकान बनाने के लिए किन किन बातों का उसको ध्यान रखना होता है और उन बातों के निर्णय से उसको भविष्य में उसका लाभ अवश्य प्राप्त होता है। सबसे पहले उसे अपने शहर का चयन करना ज़रूरी है कि उसको रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहना है, कहाँ सेटल होना है। दोस्तों, एक
मैंने एक ऐसी गलती करी थी कि अपने सर्विस के शुरू में लखनऊ में मकान बना लिया, और जब सर्विस का 15 साल हो गए तो तब मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे लखनऊ के बजाय दिल्ली या एनसीआर में सेटल होना चाहिए। तो फिर मुझे अपना निर्णय बदलना पड़ा, लखनऊ का मकान बेच करके यहाँ नोएडा में मकान बनाना पड़ा। और उस मकान बनाने में मेरे को लखनऊ के मकान में काफ़ी नुकसान हुआ, उसको अपनी लागत दर पर ही बेचना पड़ा, और फिर एनसीआर में नोएडा में मकान के लिए ज़मीन खरीदने के लिए ही बहुत बड़ी रकम अदा करनी पड़ी। तो यदि मैं उस निर्णय को 10 साल पहले ले लेता तो शायद मुझे ज़मीन की कीमत जो 90 में मिल रही थे उसके 10 गुना ज़्यादा नहीं देनी पड़ती। दूसरा निर्णय यह है कि आपको ज़मीन लेकर के मकान बनाना है या बना बनाया मकान लेना है या फ्लैट लेना है। तो उसको भी शहर का चुनाव करने के बाद आदमी को ज़मीन का चुनाव करना होता है। ज़मीन के बारे में किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं अगले पॉइंट में कवर करूँगा। इसके अलावा मकान का जो है ना, उसके लिए कितने पूंजी की ज़रूरत होगी, कितना उसका बजट है, उस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। वो भी मैं अलग से डिस्कस करूँगा कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। मकान कितना बड़ा होना चाहिए वो भी आदमी को डिसाइड कर लेना चाहिए। अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही मकान रखे, ना कि भविष्य की पीढ़ियों के हिसाब से। ना ही वो मकान किराए के पर्पज़ के लिए ही बनाए, क्योंकि किराए के मकान बनाने से उसकी पूंजी में बहुत ज़्यादा कोई इजाफा नहीं होगा। किराया की रकम हमेशा अन्य इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कम होती है। किराए से लगभग 2-3% का ही रिटर्न मिलता है, जबकि अन्य इंस्ट्रूमेंट में 7-8% से लेकर के 12-15% तक भी मिल सकता है। किराया यदि कॉमर्शियल बिल्डिंग पे भी किराया लेता है तो उसमें 5% के करीब ही रिटर्न मिल पाता है। इसलिए किराए के पर्पज़ के लिए कभी भी मकान बनाने की ज़रूरत नहीं, और ना ही अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए कोई मकान बनाने की आज के टाइम में ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी आदमी आज जहाँ पर मकान बना रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसके बच्चे वहाँ पर सेटल होंगे। इस विषय में सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में बच्चे अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हासिल करने के लिए विदेशों में जा रहे हैं, और कई बार विदेशों में ही नौकरी ले लेते हैं, वहीं पे ही सेटल हो जाते हैं। तो भविष्य के लिए या अगली पीढ़ियों के लिए मकान बनाने की ज़रूरत नहीं है। वह समय चला गया जब कभी जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, लोग फिर पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही जगह पे, एक ही गांव में, एक ही मकान में रहते थे। अब वह संभव नहीं है। अब किसी ने यह निर्णय ले लिया कि वह प्लॉट खरीद करके मकान लेगा। तो प्लॉट खरीदते वक्त क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, यह मैं इस पॉइंट को क्लियर करूँगा। सबसे पहले प्लॉट खरीदने के लिए आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि वह केवल किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी या किसी अप्रूव्ड बिल्डर के माध्यम से ही प्लॉट खरीदे, ताकि बिल्डिंग प्लान और जो डेवलपमेंट प्लान है वो प्रॉपर हो, वहाँ पर स्कूल की व्यवस्था हो, वहाँ पर अस्पताल की व्यवस्था हो, अच्छे पार्क हों, रहने के लिए कनेक्टिविटी सही हो, मेन रोड से जुड़ा हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ प्लॉट खरीदने के बाद आदमी कई बार पछताना पड़ता है, और फिर उसमें मकान बना भी लिया तो जीवन भर उसको पश्चाताप होता है कि मुझे वह निर्णय सही ढंग से लेना चाहिए था। जहाँ प्लॉट खरीद रहा है वहाँ पर संभावना, विकास की संभावनाएं क्या हैं, आसपास कोई फैक्ट्री आ रही है या कोई कार्यालय बन रहा है तो उस जगह का विकास बड़ी जल्दी होता है। क्या बेचने वाला
ज़मीन का वास्तविक हकदार है और मालिक है तभी उससे ज़मीन खरीदिए, अन्यथा उस डिस्प्यूटेड प्लॉट को मत खरीदिएगा। यही सबसे बड़ा जो पॉइंट है जिसमें कि भविष्य में कई परेशानियां और नुकसान से बच सकते हैं। साथियों, प्लॉट खरीदते वक्त एक बहुत ही विशेष बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि प्लॉट के टाइटल के बारे में पता करना ज़रूरी है। यदि प्लॉट का टाइटल सही होगा तो आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी, और यदि डिस्प्यूटेड टाइटल होगा तो उसमें काफ़ी परेशानी और बहुत खर्चा करना पड़ सकता है। इसलिए आप प्लॉट के पूरे विवरण को किसी वकील को दीजिएगा और वकील उसके टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएगा। उस इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति जो बेच रहा है वो क्या। अब एक बार आदमी ने यह निर्णय ले लिया कि मुझे प्लॉट लेकर के मकान बनाना है, तो उस मकान बनाने के लिए उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उसको उस मकान को बनाने के लिए अपने दिमाग में एक खाका बनाना पड़ेगा कि मुझे कितना खर्च करना है, उसके लिए कितना बजट होगा और उस बजट को कहाँ से मीट करूँगा, वहाँ क्या कितनी मेरी अपनी पूंजी है, कितना मैं बैंक से ऋण लूँगा और कितना उसमें कम से कम जो शुरू में एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसके 10 से 15% तक उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये गुंजाइश कभी कॉस्ट एक्सपेक्टेशन हो सकती है, कीमतें बढ़ जाती हैं या कोई कॉस्ट उसको एस्टिमेट के टाइम पे पता नहीं है तो वो कॉस्ट भी शामिल करनी होगी। तो हमेशा यदि उसको 30 लाख का उसका बजट है तो उसको कम से कम 35 से 40 लाख का व्यवस्था रखनी पड़ेगी। इसमें और अगला महत्वपूर्ण जो बात है, यदि वो प्लॉट खरीदता है तो प्लॉट के बारे में उसको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि इसमें कितने साइज़ का मकान बन पाएगा और उसमें कितने लागत आएगी। साथ में वो मकान का जो नक्शा बनवाए वो किसी प्रशिक्षित आर्किटेक्ट से बनाए, न कि अपने हिसाब से या कहीं किसी अनजान आदमी के हिसाब से बनवाए या किसी मकान को देखकर बनाए। आर्किटेक्ट जो हमेशा आपको सही सुझाव देगा और उसके मकान की मजबूती के बारे में भी ध्यान रखेगा। साथ में जैसे कि कई बारी कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं मकान बनाने के लिए, कई बार ऐसा भी है कि लोग भूकंप रोधक या पिलर की व्यवस्था नहीं करते, तो उन केसेस में मकान की मजबूती नहीं होती और यदि कभी छोटे मोटे भूकंप आ जाएं और मकान में कोई टूट फूट हो जाए या बड़ा नुकसान हो जाए तो उससे बच सकता है। यदि प्रॉपर पिलर डाल दें, भूकंप रोधी पूरे प्रभाव कारक उसने कर दिए तो उसमें बड़ा नुकसान से बच सकते हैं। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना ज़रूरी है। और साथ में हमेशा यदि कोई मकान बनाता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढे, या तो उस पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक साथ लमसम में किसी व्यक्ति को दे दे, लेकिन उसकी बैकग्राउंड का उसको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर ये सारे काम सही ढंग से जैसे वो चाहते हैं उसी ढंग से निष्पादित कर ले। यदि कॉन्ट्रैक्टर के बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है तो आप अपने काम को अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर मकान बनाने के लिए आयकर में छूट, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के अमाउंट पर 1.5 लाख की तक की छूट मिल सकती है SEC में। दूसरा, मकान के लिए जो किस्त ऋण लिया है उसकी किस्त देते हैं तो उसमें भी 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। तीसरा, जो मकान बनाने के लिए ब्याज दिया जाता है उसके लिए भी छूट मिलती है सेक्शन 24 में। साथ ही यदि मॉरिटोरियम पीरियड में जो ब्याज इकट्ठा होता है तो उसके लिए भी छूट 5 साल तक दी जाती है। यदि आपने इन सभी छूटों का फ़ायदा उठाना है तो समय पर मकान बनाने का ही फ़ायदा है। साथियों, यह वीडियो मैंने विस्तृत तौर पर
किसी भी व्यक्ति द्वारा ज़मीन लेकर के मकान बनाता है तो उसके बारे में बताया है। अगला वीडियो में बिल्डर्स के मकान बनाने में क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके विषय में विस्तृत तौर पर बताऊंगा। साथियों, ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही कमेंट भी करिएगा। यदि किसी की कोई जानकारी और चाहिए तो उसके बारे में भी मुझे बताइएगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। मकान बनाने के लिए आयकर में छूट। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के अमाउंट पर 1.5 लाख की तक की छूट मिल सकती है 80C में। दूसरा, मकान के लिए जो किस्त ऋण लिया है उसकी किस्त देते हैं तो उसमें भी 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। तीसरा, जो मकान बनाने के लिए ब्याज दिया जाता है उसके लिए भी छूट मिलती है सेक्शन 24 में। साथ ही यदि मॉरेटोरियम पीरियड में जो ब्याज इकट्ठा होता है तो उसके लिए भी छूट 5 साल तक दी जाती है। यदि आपने इन सभी छूटों का फ़ायदा उठाना है तो समय पर मकान बनाने का ही फ़ायदा है। साथियों, यह वीडियो मैंने विस्तृत तौर पर किसी भी व्यक्ति द्वारा ज़मीन लेकर के मकान बनाता है तो उसके बारे में बताया है। अगला वीडियो में बिल्डर्स के मकान बनाने में क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके विषय में विस्तृत तौर पर बताऊंगा। साथियों, ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही कमेंट भी करिएगा। यदि किसी की कोई जानकारी और चाहिए तो उसके बारे में भी मुझे बताइएगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।